तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, नेम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला 2k/v²। यानी इस फॉर्मूले से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है आपको उसकी क्या बताना है, यूनिट बताना है। यहाँ पे k क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। यानी ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है और उस फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, फिजिकल क्वांटिटी 2k/v²। अब k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। v क्या है, वेलोसिटी, और m क्या है, मास है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और नीचे क्या है, v²। तो v² से v² क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, देखिए m। और m क्या होता है, मास होता है। यानी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में ये जो m है ये क्या है, मास। और मास की अब यूनिट आप जानते हैं, SI यूनिट क्या होती है, kg होती है, और CGS यूनिट लेंगे तो वो ग्राम भी होती है। तो मास है फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, kg। अगर SI सिस्टम की बात कर रहा है तो kg होगा। तो पहले आपको क्या करना है, उस जो भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दिया है उसको सॉल्व करिए, उसको मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए, और फिर देखिए जो भी वैल्यू बच रही है, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको मिल रही है उसकी यूनिट लिख दीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सेक्शन 2 के क्वेश्चन नंबर 5 में आया था। ए पार्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। आपको वर्क की SI यूनिट और CGS यूनिट में एक रिलेशन निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए वर्क की SI यूनिट जानते हैं क्या होती है, जूल होती है, और CGS यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, यानी जूल और अर्ग के बीच में हम लोगों को क्या चाहिए, एक रिलेशन चाहिए। तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि ये 1 जूल किसके इक्वल होता है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 1 जूल क्या होता है, कितना वर्क होता है, 1 जूल होगा कितना वर्क। तो अगर बॉडी पे आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाती है तो 1 जूल का वर्क माना जाता है। ये आया कहाँ से, अगर आप ये देखिए तो वर्क के बहुत बेसिक फॉर्मूले से आया है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपने किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गई तो वर्क डन कितना हुआ बॉडी पे, 1 जूल। तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के। तो इसी तरह से 1 अर्ग किसके इक्वल होता है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर के। यानी अगर आपने 1 डाइन का फोर्स लगाया, क्योंकि फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डाइन। 1 डाइन का आपने फोर्स लगाया और 1 सेंटीमीटर बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई तो हम लोग कहेंगे कितना वर्क हुआ है, 1 अर्ग का वर्क हुआ है। ये 1 जूल का वर्क है और ये 1 अर्ग का वर्क है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। कहने का मतलब जूल से हम लोग को किस में आना है, अर्ग में आना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, न्यूटन से डाइन में आना पड़ेगा और मीटर से सेंटीमीटर में आना पड़ेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 जूल इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के, और 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10² सेंटीमीटर। अब देखिए 1 न्यूटन की जगह हम लोग को 10⁵ डाइन लिख देना, और 1 मीटर की जगह क्या लिख देना है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन, और 1 मीटर की जगह क्या हो जाएगा, 10² सेंटीमीटर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 10⁵ इंटू 10², यानी ये क्या हो जाएगा, 10⁵ डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अर्ग किसके इक्वल है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 10⁵ इंटू अर्ग, यानी 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁵ अर्ग के। तो ये है जूल और अर्ग के बीच का रिलेशन, या जिसको कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं, बहुत मतलब अगर आप यूनिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हैं तो बहुत आसानी के साथ ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या कर रहा है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय डिस्टेंस s इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा टू गेट द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। यानी देखिए एक बॉडी पे फोर्स लगता है, मान लीजिए फोर्स F लगता है, और बॉडी कितना डिस्प्लेस्ड होती है, s मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाती है, और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है।
अब पूछ रहा है कि ये थीटा कितना हो, इसकी वैल्यू कितनी हो कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क मिले। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी हम लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं F, और अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट S होता है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर मान लीजिए थीटा बन रहा होता है, तो उस केस में जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। यानी वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब आता है, जब आपने बॉडी पे फोर्स लगाया F, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ S, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो, थीटा हो। तो उस केस में वर्क डन कैसे लिखते हैं बॉडी पे, एफ एस कॉस थीटा। अब पूछ रहा है कि इस थीटा की वैल्यू बताओ कि मैक्सिमम पॉजिटिव, ये मैक्सिमम हो जाए, यानी थीटा कितना हो कि ये वर्क डन मैक्सिमम मिले। तो अब देखिए थीटा, ये वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब ये कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। ये कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये हम सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं कि ये 1 कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। यानी कॉस 0 डिग्री पे कॉस मतलब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कब होगी, जब थीटा कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी अब थीटा 0 होने का मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होने का मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में। यानी मान लीजिए फोर्स आप इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में आप देखिए यहाँ पे एंगल थीटा कितना हो गया, 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो इस केस में आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री। यानी थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तब आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क मिलेगा। और इसका एक एग्जाम्पल है सीधा सा, आपने मान लीजिए कोई बॉल है जिसको आपने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। ये बॉल क्या हो रही है, ग्राउंड पे आ रही है। तब इसमें देखिए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी किधर काम कर रही है, डाउनवर्ड काम कर रही है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। यानी थीटा क्या है, 0 डिग्री है, और इस केस में मैक्सिमम वर्क डन होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है तो आसानी से किया जा सकता है। 3 मार्क्स में आया था ये। और अगर आप चाहें तो उसको एक फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और ये पॉइंट ए पे देखिए ये क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डाउनवर्ड है। देखिए डाउनवर्ड है। और आप देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी किधर काम कर रहा है भाई, ऊपर। मान ली कोई ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है। यानी ये देखिए, ये इस एरो को देखिए, डाउनवर्ड काम कर रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन भी किधर है, डाउनवर्ड। यानी ये दोनों सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी थीटा कितना है, 0 है। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क उस केस में आपको मिलेगा। यानी वर्क डन क्या होगा इस केस में, मैक्सिमम। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट आप इसको इस प्रॉपर फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं।